अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं सईद अली एकेडमी। मैं आप लोगों की न्यू बायोलॉजी टीचर मिस आमना। और आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास का, जो कि है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। दिस इज डिडक्शन एंड एक्सपेरिमेंट। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में बताया गया है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो एक मजमूआ है सवालों का, जिसे हमने सॉल्व करना होता है। अब वो सवालों का मजमूआ जो होता है वो किसी भी चीज़ पे हो सकता है, किसी भी चीज़ पे बेस कर सकता है। जैसे कि वो हो सकता है किसी नेचुरल एनवायरमेंटल चीज़ पे कि नेचुरल डिसऑर्डर्स कैसे रोके, और किसी इकोनॉमिकल चीज़ पे आ सकता है, किसी इन्वायरमेंट पे आ सकता है, और हमारी हेल्थ इश्यूज से भी रिलेट कर सकता है। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम उस चीज़ का प्रॉब्लम होता है जो किसी जानदार चीज़ या जानदार से रिलेटेड चीज़ का प्रॉब्लम होता है। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट एक मेथड यूज़ करते हैं, और वो लोग सब सेम ही मेथड यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम लोगों को ऑब्जर्वेशन लेनी होती है। फिर हम उस ऑब्जर्वेशन के अंदर से उसका रिजल्ट निकालते हैं, और फिर उसी ऑब्जर्वेशन के नीचे अंदर से हम लोग उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो हमारे इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज अ सेट ऑफ क्वेश्चंस। सेट ऑफ क्वेश्चंस तो वो एक मजमूआ है सवालों का, जो सवाल हम लोगों को सॉल्व करने होते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। और फिर उसके अंदर वो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, या तो फिर वो नेचुरल हो सकती है, नेचुरल वर्ल्ड प्रॉब्लम हो सकती है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, कुछ भी हो सकता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में जो हम लोगों को सॉल्व करना होता है। और वो प्रॉब्लम एक ही सिंगल मेथड्स के साथ सारे साइंटिस्ट सॉल्व करते हैं, और वो मेथड होता है ऑब्जर्वेशन का, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखी हुई है कि हियर वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मलेरिया। मलेरिया स्टूडेंट्स, मलेरिया एक डिजीज है जिस डिजीज के अंदर जो है एक फीमेल मॉस्किटो होती है। एक फीमेल मॉस्किटो के बाइट करने से उसके अंदर के जो प्लाज्मोडियम सेल्स होते हैं वो हमारे डीएनए में जब ऐड होते हैं तो वो एक वायरस की तरह होते हैं। वो हमारे बॉडी के अंदर हमारे सेल को इन्फेक्ट करते हैं, और फिर ऐसे ही हमारी बॉडी में मजीद इन्फ्लेमेशन कोज करते हैं। तो इसके अंदर लिखा है द ग्रेटेस्ट किलर डिजीज ऑफ मैन फॉर कंट्रीज। मतलब कि जो मलेरिया है इसने अब तक बहुत से इंसानों की जान ली है, और ये कंट्रीज में मतलब मुल्कों में इतनी तबाही पोस्ट करता है, इतने सारे प्रॉब्लम्स पोस्ट करता है मलेरिया। आफ्टर दैट है यू आर फेमिलियर विद द डिजीज ऑफ मलेरिया विच स्प्रेड थ्रू अ फीमेल फेमिलिस मॉस्किटोस। तो हमारे पास नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है यू आर फेमिलियर विद द डिजीज ऑफ मलेरिया विच स्प्रेड थ्रू अ फीमेल एन्फीलियस मॉस्किटो। मतलब एक फीमेल मॉस्किटो के बाइट करने से ये डिजीज फैलता है, जो डिजीज मलेरिया है, और ये एक फीमेल के मॉस्किटो काटने से हमें डिजीज होता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है वो है प्रीवियसली द कॉज ऑफ मलेरिया बीन अननोन, इट वाज थ्रू दैट द मलेरिया इज कॉज्ड बाय बैड एयर। अब स्टूडेंट्स, ये वाला जो यहाँ से लेकर यहाँ तक बात लिखी गई है, उस बात में ये हमें बता रहे हैं कि पुराने वक्तों में, पुराने ज़माने में जब मलेरिया हुआ करता था तो जो डॉक्टर्स थे और जो साइंटिस्ट थे तो उन्हें लगता था मलेरिया जो है वो एक गंदी हवा की वजह से होता है, या हवा के अंदर आलूगी की वजह से मलेरिया होता है, और मलेरिया इंसानों को इस वजह से होता है। तो लिखा हुआ है मलेरिया का मतलब होता है लैटिन वर्ड मलेरिया मीन्स मेला मीन्स बैड एंड एरिया मीन्स एयर। मतलब बैड, मेला मीन्स बैड, एरिया मीन्स एयर, मतलब गंदी हवा, बैड एयर, आलूदी हवा। फिर है दिस प्रॉब्लम सॉल्व व्हेन अ साइंटिस्ट आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ मलेरिया। तो स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम तब जाके सॉल्व हुई जब एक साइंटिस्ट ने मलेरिया का कॉज फाइंड आउट किया कि मलेरिया कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, या मलेरिया के पीछे क्या कॉज है, मलेरिया किस वजह से, क्या कि कोई ऐसी चीज़ खाने से मलेरिया हो रहा है हमें, या वाकई ये मलेरिया एयर की वजह से कॉज करता है, गर्दा हवा लेने की वजह से कॉज करता है, या तो फिर इस मलेरिया के पीछे कोई और कॉज है। तो उसकी ऑब्जर्वेशन ली थी एक साइंटिस्ट ने। फिलहाल हमारे पास एक ये वाला पैराग्राफ आया जिसके अंदर हमें ऑब्जर्वेशन का बताया गया। ऑब्जर्वेशन दो तरीके की होती है, एक होती है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, ठीक है, एक होती है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, होती है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। अब इन दो ऑब्जर्वेशंस के बीच में जो इसकी डिफरेंस है वो डिफरेंस ये होती है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन वो होती है जो हम लोग अपनी आंखों से, कानों से, टेस्ट से, हाथों से, स्मेल से ले लेते हैं। अब क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन कैसी की होती है? क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन जैसे हमने अपनी आंखों से किसी बंदे को एग्जामिन करना है, हमने उसके अंदर से एग्जामिन करना है, उसकी आईज एग्जामिन करनी है, उसकी नोज एग्जामिन करनी है, उसकी टंग, उसके इंटरनल माउथ ऑर्गन्स चेक करने कि उसकी माउथ ओरल कैविटी कैसी है, और फिर हमने उसकी स्किन टेस्ट आउट करनी है कि उसकी स्किन कैसी है, और ये सब हम लोग अपनी आंखों के साथ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। कानों के साथ हम क्या करते हैं? कानों के साथ स्टूडेंट्स जो हम लोग हार्ट बीट सुनते हैं वो हम लोग कानों से सुनते हैं।
माउथ से हम लोग उनसे सवाल जवाब करके पूछते हैं, ये भी ऑब्जर्वेशन होती है। टच करके हम देखते हैं कि उन्हें किधर पेन हो रहा है, किधर पेन नहीं हो रहा, और बहुत सारे हड्डियों के मसले टच करके देख लेते हैं। स्मेल से हम उनकी स्मेल से पता कर लेते हैं कि इनको क्या कहते हैं, कोई ज़्यादा ख़राब डिजीज़ हो रही है या तो फिर इनका ज़ख्म ज़्यादा ख़राब हो रहा है, इनकी ज़ख्म से स्मेल आ रही है। तो ये सारी क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस में चले जाते हैं। देन हमारे पास आती है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट्स वो ऑब्जर्वेशन होती है जो हम लोग किसी मटेरियल या किसी ऐसी चीज़ के बेस पे ऑब्जर्वेशन लेते हैं। जैसे कि हम ऑब्जर्वेशंस लेते हैं थर्मामीटर के साथ कि पेशेंट का टेम्परेचर कितना हो रहा है, फिर हम लोग बीपी ऑपरेटर के साथ उसका ब्लड प्रेशर ऑब्जर्व करते हैं। हम लोग शुगर मशीन के साथ क्या कहते हैं, शुगर टेस्टिंग मशीन के साथ उसका शुगर चेक करते हैं कि उसका शुगर कैसा चल रहा है, शुगर हाई है, शुगर लो है। तो वो होता है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो हम लोग अपनी 5 सेंसेस के थ्रू वो लेते हैं। आई होप आप लोगों को क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस के अंदर का डिफरेंस समझ आ गया होगा, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। और ऑब्जर्वेशन के हमारे पास फर्स्ट स्टेंजा में लिखा था, फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ द फॉलोइंग फॉलोड बाय द फॉर्मुलेशन ऑफ अ क्वेश्चन अबाउट व्हाट हैज बीन ऑब्जर्व्ड। तो स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक की जो बात लिखी है, ये बात काफ़ी हमारे लिए काबिल ज़िक्र है और हमें इस चीज़ को सोचना चाहिए कि हमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकालना है। प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम तभी निकालेंगे जब हमारे पास एक प्रॉब्लम होगी, एक सवाल होगा। अब हम उस सवाल में से देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, हम उस सवाल को ऑब्जर्व करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये सवाल किस चीज़ में बेस कर रहा है या किस वजह से ये सवाल है। तो हम उस सवाल के अंदर से बहुत सारी ऑब्जर्वेशन लेते हैं। जब हम उस सवाल की ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो फिर हम उस सवाल में से कुछ ऑब्जर्वेशन वहाँ से इकट्ठी करते हैं, कुछ हम लोग करंटली जो अभी करंटली सिचुएशन चल रही है, कुछ हम लोग वहाँ से ऑब्जर्वेशन लेते हैं, उधर से ऑब्जर्वेशन लेते हैं, और फिर वो सारी ऑब्जर्वेशन लेके हम उस ऑब्जर्वेशन को एनालाइज करते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन की हाइपोथेसिस करते हैं। हाइपोथेसिस मतलब अंदाज़ा लगाएंगे, फिर हम उसके इंडक्टिव रीजनिंग्स भी देखेंगे और डिडक्टिव रीजनिंग्स भी देखेंगे। डिडक्टिव वो जो मुखालफत में होंगे, डिडक्टिव वो जो उसकी हामी में होंगे। फिर उसके बाद हमारे पास एक रिजल्ट आएगा, वेदर अगर वो रिजल्ट हमारे सोल्यूशन बन गया उस रिजल्ट के साथ तो बहुत अच्छा है, वो पूरी एक हमारी हाइपोथेसिस एक थ्योरी बन जाएगी जो कि उस ट्रीटमेंट की थ्योरी होगी। और अगर वो हाइपोथेसिस खराब हुआ, रिजल्ट मैच नहीं हुआ, हमारे लिए कोई भी ऐसे ट्रीटमेंट तैयार नहीं हुआ, तो हम दोबारा से एक नया हाइपोथेसिस बनाएंगे। मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो गो एंड चेक ओवर देयर, आप लोगों को ये टॉपिक बिल्कुल सही समझ आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे एक येलो हाईलाइट में एक बात लिखी गई है। इस बात में बताया है कि हर साल जो है ना 80 मिलियन ऑफ पीपल जो होते हैं वो मलेरिया से सफ़र करते हैं, और 280 मिलियन पीपल जो है ये 100 कंट्रीज के अंदर से काउंट किए गए, और इसमें से 2 मिलियन लोग हमेशा मर जाते हैं मलेरिया की वजह से। तो इसमें से काफ़ी दुख की बात भी और काफ़ी एक पैंडेमिक डिजीज़ है मलेरिया, जिसका हम कोई ख़ास वैक्सीन तो हम बना नहीं सके, पर इसकी कुछ प्रिकॉशंस कर सकते हैं हम लोग कि हमें मलेरिया ना हो। और उसके अलावा हम लोग इसकी प्रिकॉशंस के अलावा हम लोग ये कर सकते हैं कि वक्त पे ट्रीटमेंट शुरू कर दी जाए, तो मलेरिया को हम डायग्नोस कर सकते हैं एक हद तक। फिर हमारे पास मलेरिया की कुछ पुरानी हिस्ट्री लिखी हुई है। पुरानी हिस्ट्री स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन इट इन योर नोटबुक्स। तो अभी ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन 1880 अ फ्रेंच फिजिशियन लार्विन, तो ये स्टूडेंट्स फिलहाल नोट करें सबसे पहले इन 1880, और जो है फ्रेंच फिजिशियन लार्विन, इन्होंने स्टूडेंट ये एक फ्रेंच फिजिशियन थे, इन्होंने एक मलेरिया के पेशेंट का ब्लड लिया था उस ब्लड को एग्जामिन करने के लिए कि वाकई ही कि जो मलेरिया पोस्ट हो रहा है वो हवा के आलूदा होने की वजह से हो रहा है या वेदर इसके पीछे कोई और किसी और चीज़ का हाथ हो सकता है, किसी और वजह से भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो थैंक्स टू हिम कि हमें पता चल सका कि मलेरिया जो है वो एक मॉस्किटो की वजह से पोस्ट हो रहा है। तो इसने स्टडी किया, एग्जामिन किया, और फिर इसने बताया कि मलेरिया के पेशेंट के अंदर उसने एक छोटा सा क्रिएचर फाउंड किया, उसने कि मलेरिया के पेशेंट के ब्लड के अंदर उसने एक छोटा सा क्रिएचर फाइंड आउट किया। वो क्रिएचर था प्लाज्मोडियम का नाम उसने दे दिया उस क्रिएचर को, उस एक छोटे से बारीक से क्रिएचर को उसने प्लाज्मोडियम का नाम दे दिया। उसने माइक्रोस्कोप के अंदर जब एक मलेरिया के पेशेंट का ब्लड एग्जामिन किया तो उसके अंदर ना एक छोटा सा क्रिएचर नजर आया, उसने उसका नाम प्लाज्मोडियम रख दिया। और वो जो क्रिएचर था वो एक वायरस था, और वो वायरस जो था वो मलेरिया का वायरस था, जो एक फीमेल मॉस्किटो से जब वो हमें बाइट करती है, हमारा ब्लड सक करती है, तो उस वक्त उसके कुछ ऐसे एंजाइम्स और कुछ ऐसे उसके अंदर हार्मफुल टॉक्सिन्स होते हैं जो हमारी ब्लड के अंदर दाखिल होते हैं और फिर वो इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। तो ये वही प्लाज्मोडियम है जिसकी वजह से हम लोगों को मलेरिया होता है और हम मलेरिया को फेस कर रहे होते हैं। आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक आपको सारे टॉपिक क्लियर होंगे। मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे को सपोर्ट करें। मेरा एक इंडिपेंडेंट अपना यूट्यूब चैनल भी है जो कि सिंपल स्टडीज़ के नाम पे है। मैं डिस्क्रिप्शन में अपने चैनल की वीडियो लिंक दे दूँगी, आप प्लीज़ वहाँ पर भी जाएँ, विजिट करें। वहाँ पर मैं इंशाल्लाह आगे केमिस्ट्री और फिजिक्स के न्यू लेक्चर्स अपलोड करने वाली हूँ 9 मैट्रिक क्लास के,
और इंशाल्लाह मैं आगे और भी बुक्स कवर करूँगी। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको भी इसे पढ़ना अच्छा लगता है, और अगर आपको किसी और बुक के बारे में भी लेक्चर्स चाहिए तो आई एम वेरी हैप्पी टू मेक फॉर यू। थैंक्स।